नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। आज यह हिंदी का पहला टेस्ट है, साथ ही सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, जितने भी एग्जाम्स हैं, केवीएस, डीएसएसबी, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर आपको बेसिक क्लासेस करने हैं, हिंदी के हो चाहे सीडीपी के हो चाहे मैथ के हो, तो आप प्लेलिस्ट में आइए। सी टेट और यूपी टेट करके अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है दोनों का अलग अलग, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, साथ ही टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। दोपहर में सीडीपी का क्लास आता है, साथ ही टेस्ट सीरीज, उसको भी फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। अनुस्वर, क्योंकि हम बेसिक दे दिए हैं तो इसके बाद हम बताते चलेंगे, आप लोग आंसर देते चलें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, अनुस्वर क्या है, अनुस्वर किसका कार्य करता है, अनुस्वर किसका कार्य करता है। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप खुद बता सकते हैं, क्या होगा साथी, पंचम वर्ण का। अनुस्वर का मतलब जो नाक से बोला जाता है, नासिका जिसे बोलते हैं साथी। अंग हो गया, इय हो गया, और इसके बाद आपका क्या हो गया, ड़ हो गया, है ना, न हो गया, य, यानी कि 5 स्वर होते हैं जिसे हम नासिका वर्ड बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका पहले का सी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं आप, हर जगह आपको पूछा गया है प्रश्न है साथी। अभी आप देख पाएंगे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, सब जगह पूछा गया है। तो आपको यह सेशन डेली दिया जाएगा, बस आप अपनी संख्या बढ़ा लें, शेयर कर दें फटाफट, जिससे अभी और भी मित्र आपके जुड़ सकें। 150 प्रश्न होंगे साथी, हर एक टॉपिक वाइज। जैसे आज है वर्ड विचार पे, इस तरह 150 प्रश्न इसमें हैं, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्रश्न की संख्या होगी, 100 प्लस ही होगा। तो आप उसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, दूसरे का बी। ल जब आप बोलेंगे तो वह लुंठित होके बोला जाएगा, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य है, तो तीसरे का डी। ए बोलकर आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट आंसर इसका डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है यानी कि वह क्या है भैया, फिर संयुक्त स्वर नहीं होना चाहिए, संयुक्त स्वर नहीं है यानी कि फिर क्या है, तो आप खुद बताएंगे। चौथे का जो राइट आंसर साथी सी, यानी कि ऊ संयुक्त स्वर के अंदर नहीं आता है, आप इसको याद रख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जितना अपने आप को जज कर सकते हैं, गलत सही करके जज करिए। क्या आपने अभी तक हिंदी अच्छे से पढ़ा है? आप 150 में से कितना सही करेंगे, आप जो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है साथी। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं, आप बताइए कौन कौन से भाई। य, र, ल, व। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, य, र, ल, व में से कुछ मिल रहा है, बिल्कुल ल मिल रहा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत व्यंजन नहीं है, दंत नहीं है। दंत में क्या आता है, त, थ, द, ध, न, हाँ, त, थ, द, ध, न, नहीं। दंत में क्या आता है फिर, य, र, ल, व आता है, बिल्कुल य भी आता है, ल भी आता है, और बताइए क्या आता है, फटाफट बोलिए। छठे का राइट से डी होगा साथी, यानी कि य जो है हमारा, य नहीं होगा। त, थ, द, ध, ल भी हमारा दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। अच्छा, नहीं पूछा गया है ना, तो केवल और केवल दंत व्यंजन का वर्ण नहीं है, तो यह नहीं है, यह देख लीजिए बोलकर। ल है, जीभ को आपके पास आप जो है दांत के पास लगाएंगे, ल ल ऐसे बोलते समय, तो त, द और ल यह है, लेकिन यह नहीं है दंत व्यंजन। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है भैया, तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे बता सकते हैं, वर्ड होता है। नेक्स्ट, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यानी कि 8वें का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। 9वां देखिएगा, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आराम से इसका सोचकर आंसर दीजिएगा। ग्रीवा ध्वनि, क्या हो जाएगा, ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। बाकी जो मूर्धा है, दंत्योष्ठ है, कंठ है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप बेसिक क्लास किए होंगे तो आपको पता चला होगा। नेक्स्ट चलिए, अगला प्रश्न कौन सा है भाई, 10वें नंबर का प्रश्न आप देखिए पहले। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है भैया, कौन से स्वर होते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक स्वर लगता है, आपको पता है, हस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्लुत स्वर। अगला, ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है भैया, ए ऐ अभी तो हमने बताया, बताओ, अभी तुरंत हमने बताया भैया आपको, तो आप बताएंगे। हमारे शिक्षक और शिक्षिका जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर जो बताएंगे, ग्रह का क्या होगा, सी, कंठ तालव्य। ट वर्ग उच्चारण किस दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, जो ट वर्ग है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। ट वर्ग किस प्रकार की ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन सा वर्ड दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा वर्ड दीर्घ स्वर नहीं है? तो आप बताएंगे क्या ऊ होता है दीर्घ स्वर? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा। आ जो है दीर्घ स्वर नहीं है, याद रखेंगे, क्योंकि वह लघु स्वर के अंतर्गत आ जाता है ना? यही तो होगा। अगला चलिए, कि दीर्घ स्वर है इसमें पूछा गया। नहीं 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 नहीं, नहीं दीर्घ स्वर है यहाँ पे होना चाहिए। देखिए 1 मिनट, तो यहाँ पे होना चाहिए दीर्घ स्वर है, यह नहीं जो है ना, ये गलत लगा है। दीर्घ स्वर है तो इसमें ए होगा राइट आंसर। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? भाई देख लिए सघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर चर्चा हमने किया है। महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, भैया बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको। सघोष, अघोष, महाप्राण मतलब ज़्यादा ध्वनि निकले, अल्प प्राण मतलब जिसको बोलने में कम ध्वनि निकले। हमने ट्रिक भी बताया है आपको। 2, 4, 1 मिनट, इसमें महाप्राण है ना, तो महाप्राण में 1 हो गया, 3 हो गया, 1, 3, 5 हो गया, और 2, 4 हो गया आपका अल्प प्राण में। अल्प प्राण में 2, 4 हो गया, यह बात हमने बताया हुआ है आपको। और सघोष, अघोष, अघोष में 1 और 2 था, सघोष में क्या था, 3, 4, 5 हमने बताया था ना भाई। क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ड आड़ा वाले में फटाफट सोचिए, तो इसमें आप अगर मिलाएंगे तो आपको सघोष भी हो, महाप्राण भी हो। देखिए क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है ना, 3 नजर आ रहा है, 5 वाला नजर आ रहा है। तो 3 और 5 में बराबर कौन सा है? देखिए क ख ये दूसरे पे आता है, यह नहीं होगा। च छ ज ये तीसरे पे आता है, राइट आंसर हमारा 14 का सी होगा। च छ ज तीसरे पे आता है, लेकिन यह तीसरे पे नहीं, तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा हमारा, यह नहीं होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, घ होगा क्या, क ख ग घ, घ चौथे पे आता है, यह होगा, बताइए। बिल्कुल चौथा पे आ रहा है, तो चौथा वाला हो सकता है, बताओ। 1 मिनट रुकिएगा। महाप्राण, अल्प प्राण पूछा है बच्चा ना। महाप्राण में केवल और केवल 2, 4 आता है भाई। और सघोष में क्या आता है, आप देख सकते हैं, सघोष में आता है आपका 3, 4, 5, यानी 4 वाला जो होगा वह सही होगा हमारा। 4 में आ रहा है घ, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला चलिए, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फटाफट बक दीजिए, ओष्ठ। प ध्वनि ओष्ठ ध्वनि है, प फ प प म। 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर आपको सामने दिख रहा है भाई, आप बिना देखे भी बता सकते हैं, मतलब कि प्रश्न का हमारा जवाब बिना दिए आप भले बता सकते हैं। यह क्या है, अर्ध स्वर है भाई, सब करा दिया गया है महाराज। आप आओ प्लेलिस्ट में, आप बस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख डालिए एक तरफ से, कहीं से कोई रॉन्ग आप नहीं करोगे, यह प्रॉमिस है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? फिर वही आ गया क्या, यह हो जाएगा 17 का भी। चलिए अगला, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ है, अंग और अ अयोगवाह स्वर है भाई, यह यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर, अच्छे टाइप के प्रश्न होते हैं। अगला देखिएगा, 19 कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है भाई। कंठ्योष्ठ जो कंठ से भी बोला जाए और ओष्ठ से भी बोला जाए, ओठ से भी, तो कंठोष्ठ बन जाता है। 19 का जो राइट आंसर होगा औ, क्या हो जाएगा, औ। ठीक है भाई, यह डेली सेशन आया करेगा, साथ ही इसी समय आया करेगा डेली। और एक सुबह आता है, मतलब दोपहर में आया था सीडीपीयू, वो भी डेली आएगा, जब तक हम लोग 20-20, 30-30 लेक्चर ना कर लें टेस्ट सीरीज का, तब तक ये दोनों चलते रहेंगे। निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? 20वें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। सी यानी कि जो महाप्राण में नहीं आता है। महाप्राण मैंने बताया था साथी, क्या होता है महाप्राण। महाप्राण मतलब कि आपका एक और क्या हो जाता है, 1 और 3 होता है, 1, 3, 5 होता है, महाप्राण में आता है। 1, 3, 5 महाप्राण में आता है। अब 1, 3, 5 तो च देखिए, क ख दूसरे नंबर पे आता है, क ख ग घ ये चौथे पे आता है, यह भी नहीं होगा, है ना। महाप्राण नहीं है यह पूछा जा रहा है। 1 मिनट, महाप्राण, अल्प प्राण बेटा, अल्प प्राण में 1, 3, 5 आता है, महाप्राण में 2 और 4 आता है बेटा, महाप्राण में 2 और 4 आता है। देखिए दूसरे पे आ गया, यह चौथे पे आ गया, ये भी महाप्राण हो गया। च छ ज झ यह चौथे पे आ गया, ये भी महाप्राण हो गया, लेकिन ज नहीं होगा। च छ ज ये तीसरे पे आ रहा है, मतलब यह नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वें का सी हो जाएगा। 20वें का राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि? भाई अभी तो बताया गया, प्रयत्न के आधार पर ल उत्क्षिप्त ध्वनि है, कैसा है, पार्श्विक ध्वनि है, बताइए कौन सा है, प्रकंपित ध्वनि या फिर संघर्षहीन ध्वनि है। 21 का जो राइट आंसर साथी पार्श्विक ध्वनि, हमने बताया ना, लुंठित या फिर पार्श्विक लिखा रहे आप लगा दोगे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष मतलब क्या होगा भाई, अघोष मतलब क्या होगा, 1 और 2 होगा। अघोष का मतलब 1 और 2, 1 और 2 बताइए कौन सा है, 1 और 2 नंबर पे कौन सा आता है, किस वर्ड में 1 और 2 पे है? जैसे क वर्ड हो गया, क ग्रुप, क ख ग ज च छ ज ज इ च ग्रुप, है ना, इस तरह से हमने बताया था 5, आपको याद होगा। तो अघोष में ध्वनि कौन सा होगा, प फ स्टार्टिंग है दोनों ना, तो यही राइट आंसर होगा सी। 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ड़
अड़ वर्ड का उच्चारण स्थान है अड़, अड़ बोलिए अड़, अड़। देखिए च छ ज झ इय त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व क ख ग घ ङ च छ ज झ इय त थ द ध न प फ ब भ म। कहाँ चला गया अड़? क ख ग घ ङ च छ ज झ इय त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स। हाँ अड़ जहाँ कहाँ चला गया बताओ तो जरा। क ख ग घ ङ च छ ज इय ट ठ ड ढ अड़ आ रहा है ना, ट ठ ड ढ ड़। तो ये तो भैया मूर्धन्य लग रहा है हमको। आपको क्या लग रहा है जल्दी बताइए। हमको तो मूर्धन्य लग रहा है भाई, ये मूर्धा होगा भी। अड़ मूर्धा हो जाएगा इसका राइट आंसर, मूर्धा होगा। अगर एक और दिया होता है यहाँ पे पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर भी है यानी कि अनुनासिक भी है। नेक्स्ट अंग और अयोगवा होगा भाई 24 का सी अभी ऊपर आया था। देखिए ये सब आने का दोबारा मतलब यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स कौन सा ध्वनि भाई? देखिए 3 प्रकार के स होते हैं, दंत स्वर, नासिक स्वर और मूर्धन्य स्वर। तो यह आपका कौन सा स्वर है? स, यानी कि 25वें नंबर का जो राइट आंसर होगा भैया बी, यह तालव्य स्वर है बच्चा, याद रखना। और जो मूर्धन्य स्वर है खटकोन वाला स, जो प जैसा बनता है, प वाला यह इस तरह बनता है, इसे मूर्धन्य स्वर बोलते हैं, इसे दंत स्वर बोलते हैं। और इस वाले जो ऊपर था अभी उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं तालव्य स्वर। नेक्स्ट छ ध्वनि का उच्चारण है च छ। आप बोल के देखिए भाई तालब में आ रहा है कि नहीं? तो 26 का सी। उच्चारण स्थान के दृष्टि से यह वर्ड है, यह कैसा वर्ड है? यह भैया हमारा पहली बात है अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व, लेकिन अंतस्थ तो इसमें दिया नहीं है, तो कौन सा व्यंजन हो जाएगा? य। आप बोल के देखिए अंदर की तरफ खींचा जा रहा है कि नहीं? दंत होगा ना, मूर्धन्य होगा, हो सकता है तालव्य, हो सकता है कंठ ना, यानी कि कंठ नहीं है दंत नहीं है, यानी कि 27 का फिर क्या है? तालव्य है बच्चा, याद रखना तालव्य। अड़ व्यंजन है, अड़ कैसा व्यंजन है भाई? अड़, अड़ कैसा व्यंजन है? दंत व्यंजन है कि तालव्य व्यंजन है बताओ? ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन्य व्यंजन है भाई, कैसा है? मूर्धन्य है। 28 का क्या हो जाएगा सही? 28 का बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए आ स्वर है, आ विवरित है कि संवरित है कि अर्ध संवरित है कि अर्ध विवरित है? बताइए। 29 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा भैया, विवरित है। नेक्स्ट देखिए जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि, यानी कि समष्टि में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? बताना किसकी भाई? ये तो रटा रटाया है, रटेंगे तभी कर पाएंगे। ये आपका एक साहित्य से आ गया है। 31 यानी 30 का जो राइट आंसर होगा बच्चा वो सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। नेक्स्ट देखिएगा बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, 31 नंबर देखिएगा। डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 31 का राइट आंसर ए होगा, दो दो। ठीक है भाई। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? जो बच्चे यह सोच रहे होंगे सर हमारे डीएलएड के लिए प्रॉफिट है या फिर यूपी टीपीएससी के लिए प्रॉफिट है, लेखपाल के लिए प्रॉफिट करेगा, तो बिल्कुल यह तो हर जगह पूछी जाती है भाई हिंदी, और टॉपिक वाइज श्रृंखला होगा, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं हर जगह के लिए। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त तीनों। ठीक है भाई। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं, ह्रस्व भी। अयोगवाह स्वर है, अयोगवाह क्या है? विसर्ग है, संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल संयुक्त व्यंजन हो सकता है भाई अयोगवाह ना, केवल और केवल विसर्ग वाला। चलिए 34 देखिएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? तो बता देंगे भैया 1949 कहाँ पे? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? बताइए। 14 सितंबर को मनाते हैं। 34 का राइट आंसर सी होगा। ओ और औ किस प्रकार का वर्ड है? भाई ओ और ओ औ किस प्रकार का वर्ड है? तो बता देंगे कंठोष्ठ है। ठीक है, कंठोष्ठ, कंठ के साथ भी ओठ के साथ भी बोला जाता है। आप खुद बोलिए ओ औ, ओठ को भी आप घुमाएंगे और आवाज़ थोड़ी भारी भारी आएगी। 36 इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है भाई, य र ल व को छोड़ दीजिए, ब वाला अंतस्थ नहीं है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब। या ब क्या है? अंतस्थ व्यंजन में नहीं आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान है त थ द, त थ द। देख लो भैया, अपने आप देख लो आप, दंत में आया कि नहीं आया? तो 37 का जो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, यानी कि च छ ज ज वाले में नहीं आएगा, च छ ज ज वाले में नहीं आएगा। क पहले पकड़ लिए और ट य तो भैया आएंगे ही आएंगे स्पर्श व्यंजन में। 1 मिनट, स्पर्श व्यंजन नहीं है यानी उसमें व्यंजन है, यह हो जाएगा भैया इसका, यह राइट आंसर होगा। यह उसमें में आ जाता है, स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है भैया, याद रखना। 38 का जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण, अल्प प्राण बच्चा, अल्प प्राण का मतलब हमने बताया था आपको 2 और 4, 2 और 4 अल्प प्राण है। महाप्राण में 1 3, 1 मिनट सॉरी उल्टा हो गया। अल्प प्राण में बच्चा 1 3 5 आता है, 1 3 5 आता है और 2 4 आता है
महाप्राण में। तो 1 3 5 देखिए किसने 3 स्थान पे कौन से हैं? च, ये पहले पे काट दो, क ख दूसरे पे है काट दो। अच्छा ये च मतलब सी ही हमारा राइट आंसर बच्चा, ये पहले पे आ रहा है ना, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्मॉल ई यानी कि छोटा ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? यह भी हमने कराया है बच्चा। अगर वर्ड में आ जाएंगे, सीटेट में या फिर यूपी टेट में किसी भी सेक्शन में आ जाइए जहाँ पे हिंदी कराई गई है, आपको मिल जाएगा बेसिक क्लासेस। प्लीज़ आपसे विनती है, अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहे हैं, ऐसे क्लास पाना चाहते हैं डेली, ऐसे टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, सीडीपी का आगे, मैथ का आगे, फिर हिंदी का, इस तरह डेली पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप शेयर जरूर करेंगे। ये आपका क्लास है, आपके लिए बनाया जाता है। आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि शेयर करें, तब जाके हम इसे कंटिन्यू रख पाएंगे भैया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 40 का जो राइट आंसर है अग्र, याद रखना ए। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर भी आ, ए ही हो जाएगा। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है प, प प प प प ओष्ठ हो जाएगा भाई, प प प प म ओष्ठ में आ जाता है। हिंदी का तालव्य ध्वनियां है, तालव्य ध्वनियां हैं यानी कि च छ ज ज इ, यह तालब में आ जाते हैं। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम साइन नहीं लगा रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। ठीक है भाई, प्ले मतलब कि पूरा का पूरा आपको जो चीज़ें हैं ना, आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिए। 43 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण के अंतर्गत कौन आएगा भैया? जो 1 3 5 होगा। एक के स्थान पे यहाँ पे कुछ है, त दिख रहा है, त थ द द न, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 44 का डी। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन नहीं, व्यंजन ध्वनि है। तो पहले दंत को देख लीजिए, दंत में कौन सा आता है भैया? दंत में आप देख सकते हैं प फ न, त थ न, त थ आता है, त थ द ध, त थ यानी कि थ इसमें दिख रहा है भैया दंत में, ये दिख रहा है त थ थ। दंत से हम पहचान लिए, यही हमारा राइट आंसर होगा। महाप्राण होगा, दंत भी होगा, और कोई दंत में नहीं आता है, तो राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चा। ऐसे पहचाना जाता है, देखिए सब दे दिया है एक साथ ही। नेक्स्ट, ब, ब कैसा ध्वनि भाई? प फ ब, ब ओष्ठ ध्वनि है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। बस बच्चे 17 मिनट हो चुके हैं। आगामी 50 प्रश्न आपके साथ और होंगे, और 150 प्रश्नों की श्रृंखला है यह। ये आपको और 50 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा, आप उसे कर लेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा बच्चा। 150 प्रश्न का ये पीडीएफ होगा, हर टॉपिक पे हम इसी तरह लेकर आएंगे। 100 प्रश्न यहाँ पे कराएंगे, और कुछ प्रश्न हम आपको दे देंगे घर के लिए। आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसको करेंगे बच्चा। निम्नलिखित में से कौन दंत ध्वनि है? दंत बताइएगा भाई। देखिए बी अक्षर भी गायब कर दिया है, बी गायब भी कर दिया, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना? इसमें सी। देखिए दंत हमारा ध्वनि क्या है? त थ द द, तो त यानी कि सी राइट आंसर है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है बच्चा? 48 का जो राइट आंसर है वह ए है। कौन सा है? ए है, याद रखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यह है पुरानी हिंदी के ग्रंथ के लेखक। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की ओष्ठ है भैया, फटाफट बक दो मेरे यारों। अ है क्या भैया? हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि। व्यंजन पूछा गया बच्चा, तो बताना थ भ ज। तो ओष्ठ में क्या आता है? प फ ब भ, तो है ही नहीं भैया यहाँ पे। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? भ हो जाएगा, प फ ब भ। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा, प फ ब भ। आप देखो, बोलो तो प फ ब भ, बोलो। तथा तथा नहीं बोलने लगना। अब हम तो कुछ इधर उधर उलझाते भी हैं आपको, लेकिन आप उलझेंगे नहीं, क्योंकि आप शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चा। ये पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी सबके लिए। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, व। आप खुद बोलो भैया, व, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ इसमें दिया ही कहाँ है? नहीं दिया है बच्चा, तो बता दो 50 का कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, साथ ही दंत्योष्ठ है व। देखो व दांत की जरूरत पड़ रही है। अगर दांत टूटा रहता है तो आप सही से व नहीं बोल पाते बच्चा। यहाँ पे यह समझना है। लोग कहेंगे कि भैया दांत से टच ही नहीं हो रहा सर जी। दांत से टच होने का मतलब ये नहीं दांत से ही बोला जाएगा। दांत नहीं रहता तो आप खुद सोचो, व नहीं बोल पाते, वह कुछ और ही उच्चारण होता उसका। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्ति स्वर ध्वनि है, बताओ। 51 का जो राइट आंसर बच्चा वो बी होगा। बी ई है, जो कि अवृत्ताकार। ई बोल के देखिए आप, अवृत्ताकार। मुंह बिल्कुल इमली जैसा हो जा रहा है, चौड़ा चौड़ा, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन है भाई हिंदी का? आप खुद बताओ। प फ ब भ, भ भ ना, क ख ग अंग, यह रहता तो हो जाता। तब तो यह तो है ही नहीं। तो 52 का जो राइट आंसर भैया वो डी होगा, ह। उसमी व्यंजन में, सॉरी, हाँ उसमी व्यंजन में ताल, उसमी हो गया, एक अंतस्थ हो गया। तो उसमी व्यंजन में ह आता है और 300 आता है। तो ह जो है उसको जब बोलेंगे तो आपको लग जाएगा हाँ कंठ से उच्चारण आ रहा है बच्चा, है ना। राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए 53 का, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? संवृत्त बच्चा, इसको ध्यान से समझना है। हमने बताया विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत, हमने सब कराया बच्चा।
विवृत में भट्टा जैसा मुंह खुलता है, बिल्कुल आ कुपकस उसको बोलते हैं, है ना। तो 53 का जो राइट आंसर होगा बच्चा वो सी होगा। ई, छोटी ई समृत में आता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए बहुत जगह सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पूछे ही मिलेंगे। 54 का राइट आंसर, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंत्योष्ठ है बच्चा। दंत्योष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जा रहा है, तो 54 का जो राइट आंसर है डी व। भाई आप बोल के देख लो, आप दांत भी है ओष्ठ भी है बच्चा, अभी ऊपर आया था। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी, भाई मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हो जाएंगी, प फ ब भ ना, ट ठ ड ढ अण बच्चा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ अण। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहेंगे, शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द की गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बच्चा राइट आंसर हमारा तो मिल गया पढ़ने से, डी हो जाएगा। यह नहीं कि वर्णों के संकलन को मार दें बच्चा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, यानी कि 56 का जो राइट आंसर है डी होगा। नेक्स्ट, ठीक है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं भाई। टीजीटी का लेवल ही बहुत शानदार होता है बच्चों, अगर आप इसे कर पा रहे हैं ना तो आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेखपाल सब फोड़ के आओगे बच्चा, जितने भी हिंदी जाए जहाँ पूछे जाते हैं। बस डेली इस सेशन को फॉलो कर लीजिए। हिंदी का स ध्वनि है भैया, अभी तो ऊपर आया था, हिंदी का स ध्वनि मूर्धन्य तो नहीं होगा, दंत्य नहीं होगा, दंत में तो छोटा वाला स आता है, जो यह वाला स होता है हमारा, यह वाला, यह तालब हो जाएगा बच्चा, क्या होगा, यह वाला स तालब में आता है। नेक्स्ट देखिए 58, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। पहले फिर से आपको सिखा देते हैं, अल्प अघोष किसे कहते हैं और अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या आता है, 1 3 5, महाप्राण में 2 और 4 आता है, ठीक है ना। और अघोष में क्या आता है, 1 और 2 आता है। सघोष में क्या आता है, सघोष में 3 4 5 आता है भैया, याद रखेंगे। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप देखो खुद, 2 इसमें क्या है, 2 और 4 है, तो 2, एक मिनट, अल्प प्राण में क्या है बच्चा, अल्प प्राण में उसको छोड़ो, मतलब 1 2 इसमें है और 1 3 5 है अल्प प्राण में, और अघोष में क्या है, 1 और 2। तो 1 और 1 मिल रहा है, तो 1 और 1 कहाँ पर है, क त। देखिए यही है, डी वाला इसका राइट आंसर होगा, 58 का डी राइट आंसर होगा, 58 का डी। अगला देखिए 59, निम्न में से कंठस्थ कंष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं भैया, क ख, कंठ से बोला जाता है, क ख ग घ अंग, क ग्रुप जितने होंगे, है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है, आप खुद बता सकते हो भैया, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, 60 का डी गुजरात में बच्चा, इसको भूलना मत, मोदी जी की नगरी। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा वर्णनात्मक लिपि। यह कोई वर्णनात्मक लिपि नहीं है बच्चा, यह है दाएं से बाएं लिखी जाती है। बिल्कुल देवनागरी लिपि हम लोग भी लिखते हैं दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखते हैं ना भाई, नहीं भाई, देवनागरी लिपि हम लोग की जो हिंदी है ना, यह सौर सेनी से ली गई है, और देवनागरी जो लिपि है यह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, याद रखें, दाएं से बाएं की तरफ हम लोग लिखते हैं। और इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से भी माना जाता है, और इसमें शिखर रेखा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो यह वर्णनात्मक लिपि लिखा गया है 61 का, यह वर्णनात्मक नहीं है बच्चा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि मूलतः है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, अक्षरात्मक है, प्रतीकात्मक है, चित्रात्मक है। तो 62 का जो राइट आंसर है बी होगा, यह अक्षरात्मक है, अक्षर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, यूपी टीजीटी का प्रश्न है ये भी, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर य बहुत बार आया, जितनी बार आएगा उतनी बार आपका रिवीजन होगा। 63 का ए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, शब्द है, पद है, वाक्य, ध्वनि, बच्चा ध्वनि होगा। 64 का, एक मिनट 64 का बच्चा शब्द होगा, शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। आप लोग से विनती है भाई, आप लोग जितने प्रश्न सही करेंगे 100 में से उसका हिसाब हमें देंगे, कितने आपने सही किया, ईमानदारी के साथ आप बताएंगे, जिससे हमें यह लग सके हाँ हमारे प्रशिक्षु किस लेवल के हैं, ठीक है, ऐसे लेवल के प्रश्न लाए जाएँ। जैसे आज वर्ड विचार पे हम लाए हैं बच्चा 150 प्रश्न, 100 अभी कराएंगे और 50 आपको पीडीएफ में दे देंगे, आप वहाँ से कर लेंगे, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, टेलीग्राम पर आकर डाउनलोड कर लीजिए। सीडीपी जो सुबह हुआ था 12 बजे, आप उसे भी दे लीजिए, अब डेली कंटिन्यू रहेगा, या कंटिन्यू रहेंगे ये दोनों सेशन लगभग 30 टेस्ट तक। उसके बाद अगला जो होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, मैथ वगैरह, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सारा सेशन फॉलो किया करें। नेक्स्ट 64, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या भैया, शब्द है, 64 का ए हो गया। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, तो आप बता ही सकते हैं। महाप्राण हम आपको बार बार बता रहे हैं भैया। अल्प प्राण का मतलब क्या, अल्प प्राण का मतलब 1 3 5 है। महाप्राण का मतलब 2 और 4, 2 और 4 कहाँ पर है, यह देखिए सी, 65 का सी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, च छ बोलेंगे खुद पता चल जाएगा, च छ तालव्य ध्वनि भाई सी, 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा।
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं भाई। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, यानी कि यह सॉरी ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? बताओ कौन सा शब्द, कौन से शब्द ऋषि की मात्रा में उपयोग हुआ है? वृष्टि हुआ है क्या? 68 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा भैया? डी, वृष्टि होगा। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य भैया ट प क स, तालव्य ध्वनि क्या है? 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र मेरे, वह सी हो जाएगा, स। अगला प्रश्न बताइएगा, स बड़ा वाला स है, देख लीजिए भैया यह कौन सा होगा? मूर्धा होगा, तालु होगा, कंठ होगा, दंत होगा, क्या होगा? तालु हो जाएगा। मूर्धा वाला जो प जैसा बनता है, प वाला क्या है? प वाला ऐसे बनता है ना, यह वाला स। और जो हमारा दंत होगा यह वाला स होगा, और तालु में स यह वाला होगा। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सा भैया? दंत, आप देखिए प फ ब, यह तो भैया हमारा ओष्ठ ध्वनियां हैं। च छ ज, च छ ज यह तो तालब में आते हैं। क ख ग यह तो कंठ में आते हैं, यानी कि सी ल, ल हमारा दंत ध्वनि में आता है। 71 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष कौन सा भैया? अघोष में पहला आता है, यानी कि क। क होगा, आप खुद बता सकते हैं, एक और दो, यानी कि एक और दो में एक है। उसके बाद देखिए दो स्थान पे कोई नहीं है, क ख ग, तीसरे नंबर पर च छ ज, तीसरे नंबर पर त थ ध, ये तीसरे नंबर पर, यानी क पहले पर है, पहला इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 72 का ए। निम्न में कौन सा वर्ड अघोष है? फिर आ गया भैया अघोष में, अघोष का मतलब जो पहले स्थान पर आए, च, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 73 का ए। 74 देखिए, कौन सा शब्द र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन मात्र है या मूर्धा है या मातृभूमि है या क्रम है? कौन सा नहीं है यह बताना है आपको। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मातृभूमि, यह नहीं है, और बाकी सब हमें मिलता है इससे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ए लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भैया क्या कहते हैं 75 को? बता देना, ये बहुत आसान प्रश्न अभी हमने बताया भैया, बी, लिपि तो कहते हैं। जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है, लिपियात्मक। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं भाई। तो संयुक्त व्यंजन होंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ नहीं, अल्प प्राण, सॉरी संयुक्त व्यंजन, यानी कि 76 का। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। एक त्र हो गया, एक छ छत्री हो गया, एक हमारा यह वाला स्र हो गया, और एक हमारा छत्री त्रिशूल ज्ञानी ज्ञ हो गया, यह वाला हो गया। यानी यह हमारे चारों के चारों कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, प फ ब भ म कौन सा व्यंजन है भाई? यह ओष्ठ व्यंजन है, यानी कि बी, राइट आंसर 77 का बी होगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 78 का जो राइट आंसर भैया, यह स्वर में आते हैं, और क्या स्वर जो होते हैं, तभी तो वही स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत हम लोग कहते हैं। कौन सा अर्ध विवृत है? अर्ध विवृत, विवृत में भट्टा जैसा मुंह नहीं खुलता, अर्ध विवृत में, याद रखना बच्चा। 79 का जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? छोटा सा मुंह खुलता है और गोला नहीं बनता है। गोला बनता है बताना। 79 का जो राइट आंसर बचा ए, देखो गोला बन रहा है इसमें, नहीं ए, गोला नहीं बन रहा है, यानी कि ए होगा, याद रखना। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कंठ भी हो तालव्य भी हो, कंठ से भी बोला जाए और तालव्य से भी बोला जाए, तो ए ए आप खुद भी देख पा रहे हो भैया, 80 का जो राइट आंसर है भैया सी होगा। ए आई बोल के देखिए, कंठ भी होगा तालव्य भी होगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं भैया? संवृत्त स्वर कहते हैं, अनुनासिक स्वर, वृत्ताकार स्वर, निरनासिक स्वर। 81 का जो राइट आंसर है संवृत्त स्वर कहते हैं, जिनका ध्वनि केवल मुख से निकलती है, याद रखना है। जैसे कि आप बोल के देख लो, केवल अ को बोलिए, अ को, है ना, अ बोलेंगे तो पता चल जाएगा, संवृत्त में आता है, छोटा वाला अ। य का उच्चारण स्थान है भाई, य क्या है बताना? दंत है, बिल्कुल। य क्या है? यह क्या है बताना, आप फटाफट बताइए भैया। यह तालव्य में आता है, तालु व्यंजन में आता है भैया। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, वन परीक्षक में। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन किस व्यंजन में आते हैं? स्पर्श व्यंजन यानी कि कौन सा हो जाएगा भाई? स्पर्श व्यंजन तो सभी आते हैं भाई। 83 का राइट आंसर भैया इसमें क च प द, है ना, क च प द, क च प द। यह स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? क च प द में आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग और द वर्ग, यही तो होता है ना। ट यहाँ पे होना चाहिए, द नहीं, यहाँ पे ट होना चाहिए। क ख ग घ च छ ज ञ प फ म ट ठ ड न, और यहाँ पर एक और होना चाहिए त वर्ग भी, यानी कि इसमें 5 होना चाहिए बच्चे। इसमें एक और बढ़ा सकते हैं, त बढ़ा सकते हैं, और इसको ट बनाइए, ट, यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला देखिए, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ भैया 4 हैं और उसमें भी 4 हैं। अंतस्थ भी 4 व्यंजन हैं। अंतस्थ में य र ल व आ जाता है। अंतस्थ में क्या आ जाता है? य
र ल आ जाता है, य र ल व आ जाता है। और उसमें में क्या आ जाता है, और उसमें में क्या आ जाता है, खुद बताइए। उसमें में भी आ जाता है भैया, ह आ जाता है, छोटा वाला स, बड़ा वाला स, और ये खटकोन वाला स, यानी कि ये हमारा मूर्धन्य स्व, ये हमारा आ जाएगा भैया हमारा तालब्य में, या दंत में, यानी कि 6 4 4 8 कितने हो जाएंगे दोनों मिला के, 4 इसके 4 इसके, यानी 8 हो जाएंगे। 84 का बी। अगला चलिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग होगा, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण होगा। महाप्राण में आपको पता है क्या आता है, 1 3 5 नहीं, 2 और 4 आता है। क्या आता है, 2 और 4 आता है, 1 3 5 सॉरी। महाप्राण में आप अल्प प्राण में 1 3 5 आता है, महाप्राण में 2 और 4 आता है। तो 2 और 4 बता दीजिए इसमें कौन कौन है। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। आप देख लीजिए, क ख दूसरे स्थान पे, च छ दूसरे स्थान पे, ट ठ दूसरे स्थान पे, यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए नेक्स्ट, र का विवरण है, र किस प्रकार का विवरण है बताइए, र किस प्रकार का विवरण है भाई, र हो जाएगा आपका वस्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है, यानी कि ए राइट आंसर होगा। दृग, दृग का वर्ण विच्छेद है, दृग, दृग में देखिए द है, ऋषि है, ऋषि है, ग है और अ है, यानी कि 87 का जो राइट आंसर है ए होगा। अब मतलब कि ए इसका राइट आंसर होगा। पहचान सकते हैं, देखिए काकल्य वर्ण कौन सा भैया, काकल्य में ह आता है, इसको याद रखेंगे, काकल्य में ह आता है, ह एक काकल्य व्यंजन में है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है, तो 89 का जो राइट आंसर भैया बी होगा, युग्मक ध्वनि कहलाता है। मतलब दो ध्वनियां टूट जाएं दो में, एक ही ध्वनि, तो द्वित्व से द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो आप इसको सब देख सकते हैं भाई। अघोष में हम आपको फिर से बताते हैं, 1 और 2 आता है, 1 और 2 आता है, और महाप्राण में क्या आता है, 2 और 4 आता है। तो 2 और 2 देखकर पहचान लीजिए। क पहला है, करेक्ट, ये नहीं होगा। ख हो सकता है, ख हो सकता है, लेकिन क ख ग, ग नहीं होगा भैया, क्योंकि यह अघोष और महाप्राण के अंदर नहीं आता है। और त थ द ध ये 4 में आ रहा है, लेकिन इसमें अघोष में नहीं आ रहा है, तो क ख यही राइट आंसर होगा भैया। इस तरह पहचान सकते हैं आप, है ना। 90 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है, अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है, 91 का जो राइट आंसर साथी बी, अ वर्ण के साथ आता है। बिल्कुल भाई, अ के साथ ही तो आ रहा है। देखिए यूपी टेट का प्रश्न है भैया, अब यहाँ से यूपी टेट का स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए जितने अब 150 प्रश्न है सब यूपी टेट सी टेट के हैं, है ना। तो इसका अब 100 तक करेंगे हम लोग, और पूरा का पूरा पीडीएफ दे देंगे। 150 प्रश्न में 100 हमने कर लिया, यहाँ पर 50 आपको पीडीएफ में दे देंगे, उसका आंसर भी वहीं पर रहेगा, आप देख सकते हैं। ध, ध का उच्चारण स्थान है कौन सा भैया, 92 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ध एक दंत व्यंजन में आता है, आप बोल के देख सकते हैं, त थ द ध, तो दंत व्यंजन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह विसर्ग ध्वनियां जितनी होती हैं उसे हम अयोगवाह कहते हैं। 93 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अंग का उच्चारण स्थान है, अंग, अंग क्या भैया, नासिक की ध्वनि है, तो राइट आंसर ए होगा 94 का। देखिए यह भी यूपीटेट 2017 में पूछा गया है। स्वर किसका भेद है, स्वर किसका भेद है, संधि का है कि समास का है कि वर्ण का है कि लिंग का है। देखिए यूपीटेट 2018 का भैया पेपर है, अब मतलब उसमें प्रश्न पूछा गया था। 95 का जो राइट आंसर है सी होगा, यानी कि वर्ड है, स्वर एक वर्ड है भाई, है ना, याद रखेंगे। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं भैया, मूर्धन्य कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन्य में है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 96 का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा 96 का, हाँ ऊपर बोला गया है ना, दांतों पर, अच्छा एक मिनट, दांतों पर जीभ लगाने से होता है ना, ऊपर के दांतों पर। त थ द ध, त थ द ध, यानी दंत व्यंजन में आएंगे तभी, है ना, याद रखना दंत में आएंगे। उस्मा, उसमी वर्ण है, उसमी वर्ण में क्या आता है, तीनों स और ह आता है, तो ह इसमें नहीं दिया लेकिन तीनों स दिया है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 97 का, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उसमी व्यंजन कौन सा है, फिर वही चीज़ है भाई, वही पूछ लिया, तो बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, देखिए यूपी टेट 2018 में ही दोनों पूछा गया, अलग अलग से, मतलब कि एक ही प्रश्न रिपीट हो गया है, बस ये कर लीजिए। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है भैया, हमने बताया था संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में आपका ज्ञ और छ तो आएगा, यहाँ पे त्र होना चाहिए, जहाँ पे त बनाया है ना, यहाँ पे आप त्र बना लीजिएगा, यहाँ पे त्र बना लीजिएगा। यह तीनों तो होते हैं और इसके साथ एक स्र भी होगा, है ना, लेकिन यह एक संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है, तो हमारा राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए, च वर्ण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, च च छ ज झ भैया यह तालब में आती हैं। 100वें का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है सी, 100वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ हम यहाँ पे 150 प्रश्न लिए हैं भाई,
150 प्रश्नों की श्रृंखला है, यह पूरा का पूरा 150 है। इसमें लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएगा इसका, आप मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया है ना, पूरा का पूरा 150 प्रश्न है। आप यहाँ पे देख लीजिए 150 पूरा प्रश्न है। तो इसको आपको पीडीएफ में अगर चाहिए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। डेली इस सेशन को चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। बस यह डेली आपके लिए आएगा। आपका कोई सा एग्जाम हो आप फोड़ कराएंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो। बच्चों हम लोग 1000 का सीरीज चला रहे हैं। हिंदी का आज हमने 150 प्रश्न कर लिया एक बार में, टॉपिक वाइज। हिंदी का वैसे 2-3 हज़ार के आसपास में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक में 100 प्लस ही क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद। इसे शेयर आपकी जिम्मेदारी ये करने का। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सुबह वाला भी सेशन जो हुआ था सीडीपी का टेस्ट वाला, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है, आप डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।